एक इंसान, एक कैंगरू और एक प्लेटिपस। अगर हम तकनीकी रूप से देखें ना, तो ये तीनों ही मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी तीनों का एक ही विशाल जैविक परिवार है। हाँ बिल्कुल, तीनों मैमल्स ही हैं। लेकिन अगर हम इनके जीवन की शुरुआत पर नजर डालें, तो एक बहुत ही अजीब सा, मतलब एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। सही बात है। जैसे इंसान का बच्चा माँ के गर्भ में एकदम सुरक्षित होता है, उसको लगातार एक रूम सर्विस मिलती रहती है। कंटिन्यूअस सप्लाई। राइट। और कैंगरू का बच्चा जन्म के बाद एक थैली के अंदर, पाउच के अंदर अपना विकास पूरा करता है। और तीसरा जो प्लेटिपस है, एक मैमल होने के बावजूद एक कठोर योक से भरे हुए अंडे से बाहर आता है। ये विरोधाभास अपने आप में ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मतलब अगर ये सभी एक ही विकासवादी पेड़ की शाखाएं हैं, तो जीवन को सुरक्षित रखने के इनके तरीके इतने अलग क्यों हैं? एग्जैक्टली। और इसका जवाब कहाँ छिपा है? इसका जवाब उस पैकेजिंग में छिपा है जिसे प्रकृति ने हर जीव के लिए बहुत ही बारीक तरीके से कस्टमाइज किया है। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण, इस डीप डाइव का केंद्र भी यही पैकेजिंग है। बिल्कुल। हमारे पास आज बायोलॉजी के कुछ नोट्स हैं जो इस पूरे आर्किटेक्चर को, यानी टाइप्स ऑफ एग को डिकोड करते हैं। देखने में ना ये विषय शायद कुछ लोगों को सिर्फ जटिल वैज्ञानिक नामों की एक लिस्ट लग सकता है। हाँ, एकेडमिक लग सकता है थोड़ा। राइट। पर अगर हम इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझें, तो ये असल में नेचर की सर्वाइवल की सबसे बड़ी और सबसे रोचक कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सबसे पहले हमें अंडे के अंदर मौजूद उस चीज पर बात करनी होगी जो किसी भी भ्रूण यानी एम्ब्रियो के विकास का सबसे बुनियादी आधार है। बिल्कुल। और वो है योक। योक, राइट। हाँ, हमारे जो स्रोत हैं, जो नोट्स हैं, वो बताते हैं कि अंडों का सबसे पहला वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इसी योक की मात्रा के आधार पर होता है। अमाउंट ऑफ योक। इसको समझने के लिए ना मैं एक एनोलॉजी यूज करना चाहूंगा, एक बहुत ही सीधा सा नजरिया। अच्छा, बताइए। अगर कोई एम्ब्रियो एक छोटे यात्री की तरह है जिसे एक लंबा सफर तय करके एक पूरे शरीर में बदलना है, तो ये जो योक है ना, ये असल में उसका पैक्ड लंच या टिफिन है। ओह वाओ, ये काफी सटीक तुलना है ना? मतलब उसे रास्ते में कितनी भूख लगेगी और उसे बाहर से खाना मिलेगा या नहीं, यही तय करेगा कि उसका टिफिन बॉक्स आखिर कितना बड़ा होना चाहिए। ये टिफिन वाली बात इसके पीछे के पूरे साइंस को सच में बहुत सरलता से समझा देती है। देखिए, ऊर्जा का संरक्षण नेचर का सबसे बड़ा नियम है। एनर्जी कंजर्वेशन। बिल्कुल। प्रकृति कभी भी कोई संसाधन बर्बाद नहीं करती। भ्रूण को सिर्फ उतना ही योग दिया जाता है जितनी उसे सच में जरूरत होती है। तो नोट्स में जो पहला प्रकार दिया गया है वो इसी बात का प्रमाण है ना? इसको अलिसथल यानी आपितकी अंडा कहा गया है। हाँ, अलिसिथल। जिसमें योग बिल्कुल नहीं होता। अगर मेरी एनालॉजी के हिसाब से देखें तो मतलब टिफिन पूरी तरह से खाली है। एकदम खाली। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? यूथेरिया, यानी हम मनुष्य। लेकिन ऐसा क्यों है? हमारा टिफिन खाली क्यों है? यहाँ ये सोचना जरूरी है, मानव भ्रूण को पैक्ड लंच की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो माँ के शरीर से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। ओह, वही रूम सर्विस वाली बात। एग्जैक्टली। प्लेसेंटा के माध्यम से उसे माँ के रक्त से लगातार पोषण मिलता रहता है। ये एक कंटिन्यूअस सप्लाई चेन है। राइट। जब खाना लगातार मिल ही रहा हो, तो नेचर उसे अंडे के भीतर स्टोर करके क्यों रखेगी? उसकी कोई तार्किक वजह नहीं बचती ना। ये तो हुई इंसान की बात, जहां टिफिन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नोट्स में इसके ठीक विपरीत एक और श्रेणी दी गई है। हाँ, सबसे एक्सट्रीम वाली। राइट, जिसे मेगालिसिथल या पॉलीलिसिथल कहा गया है, यानी अतिपीत की। यहाँ योक बहुत अधिक मात्रा में होता है, जैसे पक्षी, इंसेक्ट्स और वही प्लेटिपस जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, वो सब इसमें आते हैं। पक्षियों के मामले में ना, वो जो सप्लाई चेन हमने इंसानों में देखी, वो यहाँ टूट जाती है। कैसे? देखिए, जैसे ही अंडा माँ के शरीर से बाहर आता है, वो एक क्लोज्ड सिस्टम बन जाता है, एक बंद डब्बा। अब बाहर से कुछ नहीं आएगा। और धड़कते हुए दिल वाले जीव में बदलना है। बाप रे। और ये सब उसी एक बंद डब्बे के अंदर होना है। इसलिए उस अंडे के भीतर योग का एक विशाल भंडार होना अनिवार्य है। ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। मतलब ये एक तरह का बुफे, एक ह्यूज बुफे, जिसे तब तक चलना चाहिए जब तक चूजा अंडा फोड़कर बाहर ना आ जाए। सही पकड़ा आपने। लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में भी कुछ दिलचस्प चीजें हैं, जैसे कि माइक्रोलेसिथल
यानी सूक्ष्म पीतकी अंडा। जिसमें योक बहुत ही कम मात्रा में होता है। हाँ, हमारे नोट्स में इसका उदाहरण हाइड्रा, सी अर्चिन और कैंगरू दिया गया है, और कैंगरू को मेटाथेरिया करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ कैंगरू का नाम देखकर थोड़ी हैरानी होती है। मतलब एक इतना बड़ा जानवर, लेकिन उसका योक इतना कम क्यों? ये कैंगरू के प्रजनन चक्र की, उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल की एक बहुत ही अनोखी विशेषता है। अच्छा। कैंगरू का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। वेट, सच में? हाँ, वो आकार में एक जेली बीन जितना छोटा होता है। ओह वाह। सिर्फ एक जेली बीन जितना। बिल्कुल। अंधा होता है और उसके बाल भी नहीं होते। ओहो। उसका जन्म बहुत ही शुरुआती अवस्था में हो जाता है। ओहो, तो चूंकि वो माँ के गर्भ में बहुत ही कम समय बिताता है, इसलिए उसे गर्भ के अंदर उतने बड़े टिफिन की जरूरत ही नहीं है। एकदम सही। वो जन्म लेने के बाद अपनी माँ के पेट पर मौजूद पाउच तक रेंग कर जाता है और फिर वहाँ दूध के जरिए अपना बाकी का विकास पूरा करता है। तो प्रकृति ने यहाँ भी स्मार्ट तरीके से ऊर्जा बचा ली। हाँ, उसे सिर्फ उस छोटी सी शुरुआती यात्रा के लिए योक की जरूरत थी, इसलिए उसे माइक्रोलिसिथल अंडा दिया गया। और इसके अलावा एक मेसोलिसिथल यानी मध्यम पीत की अंडा भी होता है ना? हाँ, जैसे मेंढक में। यहाँ योक मीडियम क्वांटिटी में होता है। मेंढक के टैडपोल को जल्दी ही बाहर आकर अपना खाना खुद खोजना होता है, इसलिए उसे बहुत बड़े योक की दरकार नहीं होती। ये सब देखकर लगता है कि खाने की मात्रा तो तय हो गई, लेकिन हमारे नोट्स इस विषय को सिर्फ मात्रा तक सीमित नहीं रखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला वर्गीकरण जो यहाँ दिया गया है वो योग के डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव पर है जी। और यहाँ जो 4 नाम दिए गए हैं, आइसोलिसिथल, मॉडरेटली टीलोलिसिथल, डिस्कॉइडल और सेंट्रोलिसिथल। हाँ, नाम थोड़े भारी भरकम है। बहुत भारी हैं, लेकिन नोट्स में इनके एग्जाम्पल्स या इनकी ठीक से वजह नहीं समझाई गई है। एक आम नजरिए से देखा जाए तो अगर टिफिन में खाना है तो वो कहीं भी रखा हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मतलब प्रकृति इस बात को लेकर इतनी परेशान क्यों है कि योग को अंडे के बिल्कुल बीच में रखा जाए या किनारों पर ढकेल दिया जाए? ये बायोलॉजी के सबसे शानदार मैकेनिज्म्स में से एक है। इसे समझने के लिए हमें उस फिजिकल प्रॉब्लम को देखना होगा जो एक एम्ब्रियो के सामने आती है। कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम? जब एक अंडा फर्टिलाइज्ड होता है तो वो सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। एक पूरा शरीर बनाने के लिए उस एक कोशिका को विभाजित होना पड़ता है, डिवाइड होना पड़ता है। जी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। एग्जैक्टली। इस बंटवारे की प्रक्रिया को साइंस की भाषा में क्लीवेज कहते हैं। अच्छा, और ये योग इस बंटवारे में कोई रुकावट डालता है क्या? बहुत बड़ी रुकावट। योग सिर्फ एक आम लिक्विड नहीं है, ये फैट और न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत ही डेंस और भारी पदार्थ होता है। ओके। आप इसकी तुलना ना एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रखे हुए एक विशाल पत्थर से कर सकते हैं। बड़ा पत्थर। हाँ, कोशिकाएं उस भारी पत्थर के आर पार आसानी से डिवाइड नहीं हो सकती। जहां योग ज्यादा होता है वहां सेल्स का डिवीजन धीमा हो जाता है या पूरी तरह रुक जाता है। ओह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति को उस योग को इस तरह से प्लेस करना होता है ताकि शरीर का निर्माण करने वाली सेल्स अपना काम आसानी से कर सकें। यही सबसे बड़ा कारण है कि योग का डिस्ट्रीब्यूशन इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम आइसोलेसिथल यानी संपीतकी अंडे की बात करें, जिसमें योग बहुत कम होता है। हाँ, और पूरे अंडे में समान रूप से फैला होता है, तो वहां सेल्स पूरे अंडे में एक समान स्पीड से डिवाइड होती हैं, कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन जब हम टेलोलिसिथल अंडे की बात करते हैं, जहां योग की मात्रा बहुत भारी होती है, तो नेचर क्या करती है? उस भारी योग को अंडे के एक किनारे पर, एक पोल पर धकेल देती है ताकि दूसरे किनारे पर सेल्स आजादी से डिवाइड हो सकें और एम्ब्रियो बन सकें। बिल्कुल। एम्ब्रियो अंडे के उस हल्के हिस्से में बनता है जहां योग कम होता है। और वो जो सेंट्रोलिसिथल अंडे होते हैं, वो अक्सर इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। उसमें योग बिल्कुल बीचों बीच रखा जाता है और सेल्स उसके चारों तरफ आउटर सरफेस पर डिवाइड होती हैं। अरे वाह। तो आप देख रहे हैं, योग सिर्फ भोजन नहीं है, ये एक तरह से उस ब्लूप्रिंट या आर्किटेक्चर को डायरेक्ट कर रहा है कि शरीर किस दिशा में और कैसे बनेगा। ये जानकारी तो अंडे के अंदर चल रही एक पूरी माइक्रो इंजीनियरिंग का दरवाजा खोल देती है। मतलब सच में माइंड ब्लोइंग है ना? अंदर की इस टर्टल बनावट को समझने के बाद अब अगर हम अंडे की बाहरी दुनिया की तरफ आएं, तो हमारे नोट्स हमें एक नए क्लासिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं। ये है बाहरी सुरक्षा
यानी शेल का विज्ञान। कवच। यहाँ अंडों को दो हिस्सों में बांटा गया है, क्लाइडोएक यानी कवच युक्त और नॉन क्लाइडोएक यानी कवच रहित। जब हम अंदर से इस बाहरी कवच पर आते हैं ना, तो हम असल में एवोल्यूशन के एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल कदम को देख रहे होते हैं। क्लाइडोइक शब्द का मतलब ही है एक बंद डिब्बा। नोट्स के अनुसार देखें तो क्लाइडोइक अंडों पर एक कठोर आवरण होता है। इसमें रेप्टाइल्स, एविस यानी पक्षी, इंसेक्ट्स और वही रहस्यमयी प्लैटापस आते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन क्लाइडोइक अंडे, जिन पर कोई हार्ड शेल नहीं होता। इसमें हम ह्यूमंस और कैंगरू शामिल हैं। लेकिन एक बात नोटिस किया आपने? क्या? मैमल्स में भी कितनी डाइवर्सिटी है। हम बिना शेल के हैं और प्लैटोपस शेल के साथ। इस अंतर को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे समय में जब जीवन सिर्फ पानी में मौजूद था। ओके, एक्वाटिक लाइफ। हाँ, पानी में रहने वाले जीवों को अपने अंडों को सूखने से बचाने की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब इन जीवों के पूर्वजों ने पानी छोड़कर सूखी जमीन पर रहना शुरू किया ना, और सूखने का डर पैदा हो गया। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा खतरा यही था कि हवा और धूप अंडों की सारी नमी खींच लेंगे और अंदर का एम्ब्रियो मर जाएगा। तो ये जो कठोर कवच है, जो शेल है, ये असल में पानी को उस डब्बे के अंदर कैद रखने की एक टेक्निक थी। ये एक अद्भुत बायोलॉजिकल आविष्कार था। क्लेडोइक अंडे ने ही जमीन पर जीवन को संभव बनाया। ये हार्ड शेल इतना स्मार्ट होता है कि ये अंदर की नमी को बाहर इवेपोरेट नहीं होने देता। लेकिन सांस कैसे लेता है फिर? वही तो मैजिक है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सूक्ष्म छिद्र। वो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर आने देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देते हैं। मतलब ये एक सेल्फ कंटेन्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जी, जो सांस तो ले रहा है पर पानी नहीं खो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। पक्षियों और सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स के लिए जो जमीन पर अंडे देते हैं, ये कवच लिटरली लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस है। और इसी लॉजिक से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य या कैंगरू में ये शेल क्यों गायब हो गया। हाँ, बताइए क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बदल गया ना। हमारा विकास सूखी जमीन पर नहीं हो रहा, बल्कि माँ के शरीर के अंदर एक मोइस्ट और बेहद सुरक्षित वूम्ब में हो रहा है। सही बात है। जब बाहरी खतरे जैसे धूप या सूखने का डर ही नहीं है, तो एक भारी और कठोर कवच बनाने में एनर्जी क्यों वेस्ट की जाए? एवोल्यूशन हमेशा उसी चीज को हटा देता है जिसकी जरूरत नहीं होती। माँ का शरीर खुद उस क्लीडोइक डब्बे का एक अपग्रेडेड वर्जन बन गया। लेकिन यहाँ इन बायोलॉजी नोट्स में एक जीव ऐसा भी है जो इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट लेकर आता है। अच्छा, कौन सा? मेंढक। हाँ, फ्रॉग। हमने देखा कि जो जीव अंडे देते हैं, जिन्हें ओवीपैरस कहते हैं, उन्हें जमीन पर सूखने से बचने के लिए कठोर कवच की जरूरत होती है। लेकिन मेंढक अंडे देने के बावजूद नॉन क्लीडोइक कैटेगरी में रखा गया है। उसके अंडों पर कोई शेल नहीं होता। मेंढक की ये जो सिचुएशन है ना, ये एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, मेंढक एम्फीबियंस होते हैं। उभयचर, राइट? हाँ, भले ही वो जमीन पर फुदकते हों, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें हमेशा पानी की तरफ लौटना पड़ता है। और यहाँ हमारे नोट्स क्लियर करते हैं कि मेंढक के अंडे के बाहर शेल के बजाय एक टर्शरी एग मेम्ब्रेन होती है, जिसे जेली कोट कहते हैं। जेली कोट। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं ना, तो सबसे पहले न्यूक्लियस है, फिर योक, उसके बाहर एक सेकेंडरी मेम्ब्रेन है जिसे विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, और सबसे बाहर ये जेली कोट है। और सुनने में ये जेली थोड़ी कमजोर लग सकती है, पर ये बिल्कुल कमजोर नहीं होती। ये वाटर रिपेलेंट होती है, जल प्रतिकारशी। ओके। क्योंकि मेंढक अपने अंडे पानी में या बहुत ही नम जगहों पर देते हैं, इसलिए उन्हें सूखने का वो खतरा नहीं होता जो जमीन पर रहने वाले पक्षियों को होता है। ये बात सोचने वाली है कि अगर उन्हें पानी के अंदर ही रहना है, तो एक कठोर शेल उनके लिए शायद नुकसानदेह हो सकता था। कैसे? एक एनालॉजी देता हूँ। ये ऐसा है जैसे किसी भारी तूफान से बचने के लिए आप ईंटों की एक बहुत मोटी और भारी दीवार बनाएं। उसके बजाय आप एक बेहद हाईटेक, फ्लेक्सिबल और वाटरप्रूफ रेनकोट पहन लें। वाओ, ये रेनकोट वाली एनालॉजी पूरे मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाती है। पानी के अंदर एक भारी कैल्शियम का शेल अंडों को सतह के नीचे डुबा सकता है। हाँ, और वहाँ शायद उन्हें ठीक से ऑक्सीजन भी न मिले। एग्जैक्टली। इसके बजाय ये लचीला जेली कोट उन्हें पानी में तैरने में मदद करता है। क्या इस हाईटेक रेनकोट के कुछ और भी फायदे हैं? बहुत फायदे हैं। ये जेली कोट एक जबरदस्त शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अच्छा। हाँ, पानी की लहरों से या किसी पत्थर से टकराने पर यह अंदर के नाजुक एम्ब्रियो को झटके से बचाता है। इसके अलावा ये पैरासाइट्स और बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। ओह, सिक्योरिटी भी है।
और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? शिकारियों के लिए ये जेली कोट निगलना बहुत मुश्किल होता है और इसका स्वाद भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हाँ हाँ, तो मतलब बिना कोई भारी शेल बनाए मेंढक ने सुरक्षा के कई लेयर्स हासिल कर लिए। बिल्कुल, मल्टी लेवल सिक्योरिटी। ये सच में नेचर की इंजीनियरिंग का एक और शानदार नमूना है कि एक ही प्रॉब्लम के लिए यानी सुरक्षा के लिए उसने पक्षियों को एक कठोर तिजोरी दी और मेंढक को एक हाईटेक रेनकोट दिया। सही कहा। अब अगर हम अपनी आज की इस चर्चा और इन बायोलॉजी नोट्स के आखिरी हिस्से पर आएं, तो एक बहुत ही क्लियर और बड़ा पैटर्न उभरकर सामने आता है। नोट्स के अंत में मैमल्स के प्रजनन को 3 साफ कैटेगरीज में रखा गया है। और ये जो हिस्सा है ना, ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन नहीं है, ये असल में समय के पन्नों में दर्ज मैमल्स के एवोल्यूशन की एक टाइमलाइन है। अगर हम इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें, सबसे पहले आते हैं प्रोटोथीरिया, जैसे प्लैटिपस, जो ओविपेरस हैं, अंडे देते हैं। राइट। उसके बाद मेटाथीरिया आते हैं, जैसे कैंगरू, जो विविपेरस या ओविविविपेरस हैं, जहां बच्चा थोड़ा अविकसित पैदा होकर पाउच में जाता है। और एंड में आते हैं यूथीरिया, जैसे इंसान और गाय, जो पूरी तरह से विविपेरस हैं, जहां बच्चा गर्भ में पूरा विकास करके ही बाहर आता है। बिल्कुल सही सीक्वेंस है। इन तीनों को अगर हम एक साथ रखकर देखें, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी कैमरा को जूम आउट कर रहे हैं। हाँ। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैमल्स ने लाखों सालों के सफर में धीरे धीरे अंडों के भारी योक और कठोर कवच को पूरी तरह से त्याग दिया? ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक बैठता है। जब हम उस प्लैटिपस को देखते हैं ना, तो हम असल में मैमल्स के उस प्राचीन अतीत को देख रहे होते हैं जब वो रेप्टाइल्स से अलग हो रहे थे। ओ, ट्रांजिशन फेज। हाँ, उस समय उनके पास माँ के शरीर के अंदर एम्ब्रियो को पालने की वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम विकसित नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह भारी योक और शेल वाले अंडे देना जारी रखा। फिर नेचर ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो हमें कैंगरू में दिखता है। एकदम सही। मेटाथीरिया के साथ नेचर ने अंडे के शेल को हटा दिया और एम्ब्रियो को शरीर के अंदर रखा। लेकिन वो सिस्टम अभी इतना एडवांस नहीं था कि बच्चे को 9 महीने तक अंदर रख सके। तो बच्चा जल्दी बाहर आ गया और उस पाउच ने एक एक्सटर्नल वूम यानी बाहरी गर्भ का काम किया। एग्जैक्टली। और अंततः ये एक्सपेरिमेंट यूथेरिया यानी इंसानों तक पहुंचते पहुंचते अपने सबसे एडवांस फॉर्म में आ गया। यहाँ वो प्लेसेंटा वाली रूम सर्विस इतनी मजबूत हो गई कि ना तो शेल की जरूरत रही और ना ही किसी भारी योक की। हाँ, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एक निर्जीव अंडे से हटाकर एक जीवित माँ के शरीर को सौंप दी गई। इस पूरी जर्नी से एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि इवोल्यूशन किसी भी पुरानी टेक्निक को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसके पास एक बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट ऑप्शन ना आ जाए। बिल्कुल। मैमल्स ने दुनिया के हर कोने, हर मौसम और हर जियोग्राफिकल कंडीशन में खुद को एस्टैब्लिश किया है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि उन्होंने अपने बच्चों को बाहरी मौसम के भरोसे छोड़ना बंद कर दिया था। आज की इस गहरी चर्चा ने सच में अंडों जैसी एक कॉमन सी चीज को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ, काफी डीप टॉपिक था। हमने देखा कि योक सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि शरीर की कोशिकाओं को आकार देने वाला एक फिजिकल रुकावट या ब्लूप्रिंट भी है। हमने समझा कि एक कठोर शेल सिर्फ एक खोल नहीं, बल्कि पानी से जमीन तक के सफर का सबसे बड़ा आविष्कार है। और मेंढक का वो जेली कोट, हाँ, वो जेली कोट किस तरह से पानी के अंदर एक हाईटेक रेन कोट और बेहतरीन सुरक्षा चक्र का काम करता है। ये सब यही साबित करता है कि बायोलॉजी में जो कुछ भी है उसके पीछे क्यों और कैसे का एक बहुत ही गहरा और लॉजिकल साइंस छुपा है। और इसी क्यों और कैसे के साथ आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विचार पर जाकर रुकती है।